11वीं सदी से 15वीं सदी तक सवात मुख्तलिफ हमला आवरों का शिकार रहा। गजनोइयों के बाद गौरियों ने यहाँ हमले किए। इसके बाद कलील अरसे के लिए यहाँ मंगलविल काबिज हुए। 15वीं सदी ईस्वी के आखिरी निस्फ में यूसुफजी और उस्मान खेल कबाइल ने जब उन इलाकों पर हमले किए तो इस वक्त यहाँ के हुक्मरान गबर कहलाते थे। मुहक्किन के बकौल यूसुफजी गारा, गुरकुए और नशकी में और गौरा खेल खुसूसन खलील तरनक, मकर और कराबाग में आबाद थे। ये इलाके जनूबी अफगानिस्तान यानी आज के कंधार के करीब वाक़ है। वहाँ इन दोनों के दरमियान चरागाहों की वजह से जंग छिड़ गई। मुहक्किन के बकौल गौरा खेल ने खाखा खशी को शिकस्त दी और इलाके से बाहर निकाल फेंका। चुनांचे खाखा खशी कबाइल जिनमें यूसुफजी, तरकलानी और गिग्यानी वगैरह कबाइल शामिल हैं ने निशेब की तरफ वादी कबल का रुख किया। कहा जाता है कि इस हिजरत में उस्मान खेल भी उनके साथ शामिल हुए थे। काबुल में आबाद होने के बाद खाख कबीले के 3 ग्रुप बन गए, यूसुफजी, तरकलानी और गिग्यानी। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी ताकत में इजाफा हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने खुलेआम मुगल हुक्मरान अलग बेग से बगावत की। अलग बेग ने धोखे से काम लिया और कई सौ यूसुफजी सरदारों को कत्ल करके उन्हें काबुल से बेदखल किया। यूसुफजी ने काबुल से निकलने के बाद वादी पुशनावर का रुख किया। पेशावर के मैदानों में इस वक्त दलाजाक नाम से एक कौम रहती थी। पश्तून बुजुर्गों के नजदीक दलाजाक करलानी पश्तून हैं, लेकिन मुहक्किकीन के नजदीक उनके असल के बारे में कोई नहीं जानता कि ये कौन है। पेशावर के मैदानों में इस वक्त दलाजाक आबाद थे। दलाजाक ने ओस्फिजियों को पनाह दी, लेकिन कुछ अरसा बाद दोनों के दरमियान जंगें छिड़ गई। यूसुफजई ने लगातार लड़ाइयों के जरिए दलाजाक को दरियाए सिंध से परे धकेला और खुद पेशावर पर काबिज हुए। दलाजाक पहला पश्तून कबीला है जो गजनवी लश्कर के साथ यहाँ आया और आबाद हुआ था। इनसे पहले इन इलाकों में पश्तून नहीं थे। पेशावर के मैदानों पर कब्जा करने के बाद ओस्फिजियों ने सवात के जरखेज इलाके पर नजरें गाड़ दी। सवात और बाजोर पर इस वक्त गबर सलातीन हुक्मरान थे। गबर सलातीन को किसी ने आतिश परस्त कहा है तो कोई इसे ताजिक समझता है, लेकिन दर हकीकत उनका ताल्लुक यहाँ आबाद कदीम दीरद्दी अकवाम से था। ये कहना कि वो कोनर के इलाके पेच से आए थे दुरुस्त है, लेकिन पेच दर्रा जमाना कदीम से दीरद्दी पुशई अकवाम का मरकज है। जहाँ तक ताजिक की बात है तो इस वक्त के मौरखीन और अर्ज नवीसों ने गलत फहमी के वजह से पहाड़ों में आबाद दीरद्दी अकवाम को भी ताजिक लिखा है। मेजर रावटी ने सवात के गबर सलातीन बशमूल तोरवाली और गावरी को ताजिक लिखा है और कहा है कि बालाई सवात उदेर में आबाद तोरवाली और गावरी गबर सलातीन के हम नस्ल है। अपनी किताब नोट्स ऑन अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान में एक जगह गबर, तोरवाली और गारियों पर बहस करते हुए लिखते हैं, ये कबाइल वाकई तौर पर 3 ताजिक कबाइल का हिस्सा हैं, जिनको गबर, मतरावी या मोमीली कहा जाता है। एक दूसरी जगह चित्राल में आबाद गवार बीती जबान बोलने वाले दर्दी लोगों के बारे में लिखते हैं। 5 करवा इसी समत आगे सावी पहुंचने से पहले 7 करवा आगे नारी सात आता है, जहां के लोग ताजिक हैं। इसी तरह एक दूसरी जगह चित्राल के बारे में लिखते हैं, ये एक लंबा चौड़ा इलाका है जहां ताजिक नस्ल के लोग रहते हैं। हालिया तहकीक के मुताबिक चित्राल में खोर बोलने वालों समेत गवार बीती जबान बोलने वालों के साथ साथ तोरवाली और गावरी ताजिक नहीं हैं, बल्कि यहाँ के कदीम बासी दर्दी है। मेजर रावटी की तरह दूसरे मौरखीन और अंसाब नवीस भी इस गलत फहमी का शिकार हुए और उन्होंने पहाड़ी इलाकों में आबाद लोगों को भी ताजिक समझा। यही वजह है कि बाज मौरखीन और पश्तून अर्ज नवीसों ने उन्हें ताजिक लिखा है, लेकिन दर हकीकत इन लोगों का ताजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन शनाख्त खोने की वजह से बाज लोगों ने उन्हें ताजिक लिखा है। आजकल बाज पश्तून दोस्त गबर को भी पश्तून कहते हैं, लेकिन दर हकीकत गबर पश्तून नहीं दर्दी थे। सवात और बाजोर में आबाद गब्बरियों के बच्चे कच्चे लोग आज भी बालाई पंचकोड़ा और बालाई सवात में देखे जा सकते हैं। गबर सलातीन के रियाया सवादी कहलाते थे। बाज पश्तून गबर के साथ साथ कदीम सवातियों को भी पश्तून लिखते हैं और उन्हें सवाती फटुन कहते हैं, लेकिन जिस तरह गब्बरियों का पश्तूनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह कदीम सऊदी किसी भी लिहाज से पश्तून नहीं थे।
पश्तून यहाँ पहली बार गजनवी लश्कर के साथ आए और उनमें से भी ज्यादातर वापस चले गए, और उसका सबसे बड़ा सबूत गजनवी मस्जिद है, क्योंकि मुसलमानों के जाने के बाद मकामी लोगों ने अपने कदीम मज़ाहिब पर दोबारा अमल शुरू किया था और पश्तून इस वक्त मुसलमान थे। तवारीख हाफिज रहमत खानी के बकौल सऊदी सवातियों को ये नाम उसफजियों ने दिया था। यूसुफजई जब यहाँ आए तो सवात के सलातीन गबर ज़बान बोलते थे और रियाया दुरी ज़बान बोलते थे। तवारीख हाफिज रहमत खानी लिखता है, इस ज़माने में सवात के सलातीन और जहांगीरी गबर ज़बान बोलते थे, जबकि रियाया दुरी ज़बान बोलते थे। इस ज़माने में सवात के लोग उन्हीं दो ज़बानों में बात करते थे। मशहूर मुहक्किक और माहिर हिंदुस्तानियत प्रोफेसर टूची कदीम सवातियों पर बहस करते हुए लिखते हैं, सवातियों की ज़बान दीरद्दी थी। इनकी अलग कोई पहचान नहीं थी, लेकिन ये वो दीरद थे जो वसी रकबे पर फैले हुए थे। अगर गबरा सऊदी पश्तून थे तो उन्हें पश्तो बोलना चाहिए था, न कि दुरी गबर ज़बान। ये कैसा मुमकिन है कि यहाँ पश्तून तो आबाद थे लेकिन पश्तून ज़बान नहीं बोली जाती थी। गबर और दुरी / दीरद्दी दोनों दीरद्दी ज़बानें हैं। गबर आज भी इंडस कोहिस्तान के दर्रों में बोली जाती है, जबकि उनकी नस्ल सवात, डैर समेत चित्राल और इंडस में फैली हुई है। यही हाल सऊदी पठानों का है। अगर वो पश्तून होते तो पश्तून बोलते, ना कि दुरी। दुरी दीरद्दी ही है, लेकिन ताजिक की तरह यहाँ भी ये गलत फहमी का शिकार हो गए। बालिफजोर की मिसाल से वजाहत करते हैं। आजकल बाजोर पश्तून इलाका है, लेकिन माजी करीब तक ये इलाके गब्बरियों का मरकज था। बाबर बादशाह ने गब्बरियों के खिलाफ जंगे लड़े और यहाँ दलाज़ाक आबाद किए। ये कहना कि यहाँ तरकलानी रहते थे गलत है। दलाज़ाक की तरह यहाँ तरकलानी भी बाद में आए हैं। बाजोर के कदीम लोग खुद को अरब कहते थे। इनके बच्चे कच्चे लोग आज भी बालाई पंचकोड़ा, सवात, इंडस और चित्राल में आबाद हैं। बाबर बादशाह के खिलाफ लड़ने वाले गबर थे, न कि दलाज़ाक तुर्कालानी पश्तून। अगर पश्तून यहाँ आबाद थे तो बाबर का मुकाबला बाजोर के गबर क्यों करते? दूसरी अहम बात, अगर गबरा कदीम सवाती पठान थे तो आखिरी गबर सुल्तान औयस बालाई पंचकोड़ा में दीरद्दी लोगों के यहाँ पनाह क्यों लेता? यूसुफजई के सवात पर कब्जे के बाद आखिरी गबर सुल्तान औयस नाउब दर्रा बालाई पंचकोड़ा आया, जहाँ इस वक्त दर्दी आबाद थे। ये दर्दी अपने कदीम मज़ाहिब पर अमल करते थे। सुल्तान औयस ने नाउब दर्रा में एक कला लावर के नाम से बनाया और लावरी टाप तक इस पूरे इलाके पर हुक्मरानी करता था। बाद में उसफजियों ने इसे बसनो आयान के त्यौहार के मौका पर कत्ल किया। बसनो आयान कदीम गावरी मौसमी त्यौहार है जो माजी करीब तक गावरी लोग मनाते थे। यूसुफजई ने हमला करके ऐन त्यौहार के मौका पर उसे कत्ल किया। इसके बाद इसका बेटा कज़न शाह हुक्मरान हुआ। कज़न शाह ने आसपास मौजूद दर्दी कबाइल को साथ मिलाकर उसफजियों पर कई हमले किए। तवारीख हाफिज रहमत खानी में साफ साफ लिखा है कि जब यूसुफजी गौरा खेल के खिलाफ लश्कर जमा कर रहे थे तो मुक जोका और करीमदाद इलियासजई सालार ज़ईने खान कजू, जो इस वक्त यूसुफजी के सरदार थे, और मुक सरबदाल से अर्ज करते हुए कहा, अब दोनों को इलियासजई के हालात का इल्म है कि अभी इसी सर्दी के मौसम में कज़न शाह बिन सुल्तान अवैस ने हम पर लश्कर कशी की थी और हमारे 3-4 देहातों को ताराज किया था, और बाकी गांव बमुश्किल हमने और मिली जई ने मिलकर तलवार के जोर से बचाए। कज़ान शाह हमारे करीब तर है और वो दाव लगाए बैठा है। अगर हम लश्कर के साथ चले तो वो इसी मौका से फायदा उठाकर हमारे देहातों पर छेड़ दौड़ेगा और उन्हें ताराज करेगा। इसलिए हम उम्मीदवार हैं कि हमें लश्कर से मुआफ किया जाए। अगर कज़न शाह पश्तून होता तो वो कभी भी दर्दी लोगों के यहाँ पनाह नहीं लेता और न दर्दी लोग किसी पश्तून का साथ देकर पश्तूनों पर हमला करते। दर्दी और पश्तून दो मुतहारिब अक़वाम थी। ऐसे में हरीफ कौम से ताल्लुक़ रखने वाले पर भरोसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसफजियों ने सवात में सवातियों के खिलाफ दहाइयों तक जंग लड़ी। इनकी अक्सरियत बुलंद पहाड़ों पर मुंतकिल हुई थी। वतन की मोहब्बत में सवातियों ने सालों तक उसफजियों का मुकाबला किया, लेकिन बाद में बारिशों में कमी के बायस कहत की वजह से ये लोग मजबूर रहकर बुलंद पहाड़ों से नीचे उतर गए, जिनमें से कुछ ने दूसरे इलाकों में हिजरत की, जबकि बाकी मानदा बच जाने वाले को फकीर मस्कीन कहकर उन्हें खेत व काश्तकारी की मजदूरी पर लगाया गया।
जो सवात हजारा के तरफ गए उन्होंने वहां की मकामी जुबानें अपनाई, लेकिन सवात से ताल्लुक रखने की वजह से सवाती कहलाए। ये कहना कि ये लोग सवाती पश्तून हैं गलत है। इनमें से जिन लोगों ने पश्तो ज़बान अपनाई या पश्तूनाइज हो गए वो खुद को पश्तून कहते हैं, बाकी अपनी पहचान सवाती के नाम से करते हैं, न कि पश्तून के नाम से। यह सिर्फ सवातियों के साथ नहीं हुआ बल्कि हर इस मकामी के साथ हुआ जिसने मजहब और सकाफत छोड़ दिया। यूसुफजई जिस वक्त सवात आए तो यहाँ की अक्सरियत कदीम मजहब पर अमल पैरा थी। इल्म बशरियात के रूह से मजहब इन अकायद व अमाल पर मुश्तमिल होता है जो इंसानों का रूहानी हस्तियों और क़ुव्वतों से रिश्ता कायम करके इंसानी जिंदगी को मुनज़्ज़म बनाते हैं। हर मजहबी निज़ाम एतिक़ाद, रसूम व रिवाज और इनफरादी तजुर्बात पर मुश्तमिल होता है, इसलिए मजहब तब्दीली सिर्फ अकायद की नहीं बल्कि कल्चर की भी तब्दीली होती है। मजहब तब्दीली के वक्त फर्द को मजबूर किया जाता है कि वो इस बात पर ईमान लाए कि कदीम मजहब दस्तूर गलत और नया सही है। तब्दीली मजहब के बाद फर्द को न सिर्फ अपने कदीम अकायद छोड़ना पड़ते हैं बल्कि वो अपने कल्चर और शनाख्त से भी महरूम हो जाता है। इससे अपने लोगों मुआशरे से निकलकर नए आने वालों के साथ जिंदगी गुजारनी होती है। फर्द और उसके कौम, कबीले और इलाके के नाम बदले जाते हैं। रहन सहन और अक़दार में तब्दीलियां आ जाती हैं। हराम और हलाल और पाक और नापाक के नए तस्वीरात राइज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदूकुश में आबाद दीरद्दी अक़वाम के कदीम आर्याई मजहब में रीछ का गोश्त खाने की ममानत नहीं थी। मकामी अक़वाम दूसरे जंगली जानवरों की तरह जंगली रीछों का भी शिकार करते थे। इस्लाम में चूंकि रीछ हराम है इसलिए कबूल इस्लाम के साथ ही रीछ का गोश्त खाने पर पाबंदी लगी। ये एक किस्म का पैमाना होता था कि अगर आपने रीछ खाया तो आप मुसलमान नहीं नीमचा। वो लोग जो इस्लाम कबूल करने के बाद भी अपने कदीम रसूम और रिवाज पर अमल करते थे उन्हें नीमचा यानी आधे मुसलमान कहते थे। आज भी इस किस्म के इम्तिहानात होते रहते हैं। इसी तरह जब कोई हिंदू मुसलमान हो जाए तो उसे गाय का गोश्त खिलाते हैं। इसी तरह चित्राल में आबाद कदीम दर्दी मजहब पर अमल करने वाले कलिश कौम में से अगर कोई मुसलमान हो जाए तो उसे मुर्गी का गोश्त खिलाया जाता है क्योंकि कलाशा दस्तूर में मुर्गी और अंडा खाना मना है। इस किस्म के तजुर्बात का मतलब मकामी लोगों में कदीम मज़ाहिब से नफरत और नए मज़ाहिब की मोहब्बत पैदा करना होता है। यही कुछ यहाँ सवात देर बाजोर में भी हुआ। यहाँ न सिर्फ मकामी लोगों के कदीम मज़ाहिब तब्दील किए गए बल्कि मजहब के साथ साथ ये लोग अपने कल्चर्स और शनाख्त से भी महरूम हुए। बाला सवात व पंचकोड़ा में आबाद मकामी अक़वाम तोरवाली, गावरी क़ब्ल अज़ इस्लाम सियापोश व सफ़ेद पोश काफिर कहलाते थे। मुसलमान होने के बाद उन्हें कोहिस्तानी कहा जाने लगा। मस्जिद मदरसे पर चूंकि पश्तून ताजिक काबिज थे इसलिए उन्होंने जो कुछ उन लोगों को समझाया पढ़ाया लोगों ने मनोअन अमल किया। एक दो नस्लों तक तो माजी की यादें ताज़ा थीं लेकिन कई नस्लें गुजरने के बाद मकामी लोग सब कुछ भूल गए। बस वही याद रहा जो उन अबदकारों ने उन लोगों को पढ़ाया। यूं एक वक्त ऐसा आया कि मकामी लोग अपनी शनाख्त खोकर कभी अरबों से अपना ताल्लुक जोड़ने लगे तो कभी खुद को यूनानी कहने लगे। ये लोग अभी तक अपनी मादरी ज़बानें तोरवाली और गावरी बोलते हैं और उन ज़बानों की बोलियों की अब तक बचने की वजह उनका मखसूस दुश्वार गुजार इलाके और उसके साथ उन लोगों की जदीद तालीम से दूरी थी। यूं आज ये लोग खुद को पश्तून नहीं बोलते, बाकी जिन लोगों ने पश्तो अपनाई वो पश्तून बन गए। बालाई पंचकोड़ा में आबाद गावरी कबाइल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जहाँ ये लोग मादरी ज़बान बोलते हैं वहाँ खुद को गावरी कहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ज़बान छोड़ी है वो अब पश्तून बन गए, हालांकि ये लोग नस्ली तौर पर गावरी हैं। यही सब कुछ सवात के कदीम सवातियों के साथ हुआ। मरकज से बखर जाने के बाद उन्होंने अपनी मादरी ज़बान छोड़ी और दूसरी ज़बानें अपनाई। यूं वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरों में जम हो गए। देर कोहिस्तान आने वाले मकामी दरिया गोराया की वजह से गावरी हुए, तोरवाल जाने वाले तोरवाल की वजह से तोरवाली हुए और इंडस हजारा जाने वालों वहां के मकामी लोगों में जम हुए। जिन्होंने पश्तो अपनाई वो पश्तून कहलाए। यही वजह है कि आज इन लोगों में से कुछ अपने आप को पश्तून कहते हैं, वरना उन लोगों का पश्तूनों के साथ कोई नस्ली ताल्लुक नहीं है। बाज पश्तून दोस्त उन्हें फटन समझते हैं, लेकिन तारीखी तौर पर हमारे पास एक भी ऐसी दलील नहीं है जिससे साबित हो कि ये लोग पश्तून थे।
قدیم تاریخ سے لے کر جدید تحقیق تک یہ لوگ سوات کے قدیم باشندے اور دیردی زبان بولنے والے تھے، لیکن زیر تسلط رہنے کی وجہ سے ثقافت اور زبان کے ساتھ وطن سے بھی محروم ہوئے۔